2024 लोकसभा चुनाव के बाद एक नेता का ग्राफ चीते की चाल से बढ़ रहा है। जिन्हें कभी मोदी समर्थक पप्पू कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन आज देश का बड़ा तबका उन्हें जननायक मानने लगा है। यहां तक कि कुछ लोग तो उन्हें नेक्स्ट पीएम तक कहने लगे हैं। बात संविधान बचाने की हो, चाहे जाति जनगणना की, या फिर वो बिहार का एसआईआर विवाद, हर मुद्दा जनता के साथ सीधे कनेक्ट हो रहा है। आई थिंक नाम बताने की जरूरत नहीं है कि बात किस नेता की हो रही है, लेकिन हमारे भी कुछ नियम है, इसलिए नाम बताना पड़ेगा। जी हां, वही चेहरा जिसे अब सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि पूरा देश गौर से देख रहा है। नाम है राहुल गांधी। नाम तो सुना ही होगा। दरअसल पिछले कुछ सालों से तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे देश में विपक्ष है ही नहीं। लेकिन जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कथित वोट चोरी का आरोप लगाया, तो मानो वेंटिलेटर पर पड़े विपक्ष को अचानक ऑक्सीजन मिल गई हो। अब राहुल बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पूरा देश नापा था, जिसका सीधा असर 2024 लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिला। लेकिन अब सवाल है, क्या राहुल गांधी इंडिया अलायंस के लिए गेम चेंजर बन रहे हैं? क्या उनके लिए प्राइम मिनिस्टर बनना पॉसिबल है? साल 2004 में सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही थी, तो राहुल गांधी मां का हाथ पकड़कर रोने लगे। लेकिन अब खुद पीएम क्यों बनना चाहते हैं? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। वैसे राहुल गांधी को राजनीति में 21 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन असली बदलाव आया उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई ये पदयात्रा 30 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में खत्म होती है। कुल 4000 किलोमीटर का सफर। इसके बाद 14 जनवरी 2024 को उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, जो 16 मार्च 2024 को मुंबई में खत्म होती है। इन यात्राओं का सीधा असर दिखा। एनडीटीवी के एक सर्वे के अनुसार पहले जहां सिर्फ 26% लोग राहुल को प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद करते थे, वहीं इस यात्रा के बाद यह आंकड़ा 41% तक पहुंच जाता है, यानी सीधे 15% की छलांग। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी की पर्सनल पॉपुलैरिटी से कांग्रेस के वोट बैंक में कुछ इजाफा हुआ भी, या ऐसे ही फुस हो गया? दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास सिर्फ 52 सीटें थी, लेकिन 2024 में ये बढ़कर 99 सीटें हो गई, यानी सीधे 47 सीटों का इजाफा। वही वोट शेयर देखें तो कांग्रेस को 2019 में 19.52% वोट मिले थे, जो 2024 में बढ़कर 21% से ज्यादा हो गया, यानी करीब 1.7% की बढ़ोतरी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि 2019 में जिन 4 बड़े राज्यों यानी तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में कांग्रेस केवल 5 सीटें जीत पाई थी, वहीं 2024 में यही आंकड़ा बढ़कर 38 सीटों पर पहुंच गया। ये नतीजे साफ दिखाते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने न सिर्फ पप्पू वाली इमेज को तोड़ा है, बल्कि लोगों का भरोसा भी कांग्रेस की ओर बढ़ाया। हालांकि ये पॉपुलैरिटी और सीटें 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में नहीं आ पाई, यानी वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने सफल होने के लिए राजनीति की असली नब्ज पकड़ ली है। क्या है वो नब्ज? चलिए बताते हैं। तारीख थी 20 सितंबर और साल था 2023। लोकसभा में विमेंस रिजर्वेशन बिल पर चर्चा चल रही थी। चर्चा के दौरान राहुल गांधी अपने डेस्क पर खड़े होते हैं और कहते हैं, भारत सरकार के कैबिनेट में कुल 90 सेक्रेटरी हैं। मैंने खुद से पूछा, इसमें से कितने ओबीसी समुदाय से आते हैं? और उत्तर जानकर मैं हैरान और शर्मिंदा हो गया। केवल 3 ही सेक्रेटरी ओबीसी समुदाय से आते हैं। ये सेक्रेटरी तो देश के बजट का केवल 5% ही कंट्रोल करते हैं। ये ओबीसी समुदाय के प्रति एक अपमान है। इसके बाद उन्होंने मांग की कि डीलिमिटेशन यानी परिसीमन लागू होने और सेंसस जैसे फॉर्मेलिटीज का वेट करने के बजाय अभी से ओबीसी, एससी, एसटी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा मिले। उनके कहने का मतलब था साहब कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग ओबीसी, एससी, एसटी की संख्या 80% से भी ज्यादा है, तो फिर हर इंस्टीट्यूशन में उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग भागीदारी होनी चाहिए। इससे रिलेटेड बिहार का लेनिन कहे जाने वाले नेता जगदेव महतो ने यह कहा था कि जिनकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब आज के समय में राहुल गांधी भी इसी लाइन को पकड़कर चल रहे हैं, और ये लाइन नहीं, बीजेपी की सबसे कमजोर नब्ज है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री मोदी को हरा पाएंगे? देखिए, 2024 के परफॉर्मेंस के अनुसार तो आसान नहीं लग रहा है, लेकिन बिहार और पंजाब जैसे राज्यों में राहुल गांधी लोकप्रियता में मोदी से आगे बढ़ चुके हैं। अगर पोल ट्रैकर ओपिनियन पोल के अनुसार देखें तो 47% बिहार के युवा राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, वहीं 39% लोगों की पसंद प्रधानमंत्री मोदी है, यानी कई राज्यों में राहुल की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अगर राहुल गांधी को 2029 में प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो कांग्रेस को अपना संगठन जमीनी लेवल पर मजबूत करना ही होगा, खासकर हिंदी भाषी इलाके में।
इसे ऐसे समझिए कि साउथ में कांग्रेस बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन एक सम्मानजनक स्थिति में जरूर है। यानी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी को मिलाकर टोटल 131 सीट है। यहां कांग्रेस अकेले 40 सीटें जीती है। वहीं अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां कुल 174 सीटें हैं, इनमें बीजेपी का 88 सीटों पर कब्जा है और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 17 सीटें हैं। यानी राहुल को पीएम बनना है तो एनी हाउ 60 से 70 सीटें जीतनी ही होंगी, क्योंकि 2009 में जब कांग्रेस पावर में थी तो 55 सीटें जीती थी और इस तरह से ओवरऑल कांग्रेस को 180 प्लस सीटें अकेले जीतनी पड़ेंगी, यानी वर्तमान से 79 सीटें ज्यादा। जिस तरह से डे बाय डे वैसे राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है, मुश्किल नहीं है। अगर अपने दम पर 180 सीटें जीत गए तो इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देने में ऐतराज नहीं होगा। तो मामला क्लियर है साहब, 2029 में मोदी को हराना है तो राहुल गांधी को सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, सीटें चाहिए, और वो भी अकेले 180 प्लस। वैसे ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो बीजेपी के बाद अगर कोई पार्टी है जो पूरे देश में खड़ी दिखती है तो वो है कांग्रेस, जो कई राज्यों में या तो सरकार चला रही है या मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ी हुई है। इतना ही नहीं, देश का लगभग 60% से ज्यादा चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में बीजेपी से आगे है। साथ ही कांग्रेस अब नए और युवा चेहरों जैसे कि गौरव गोगोई, पवन खेड़ा, कन्हैया कुमार, सुप्रिया श्रीनेत और सचिन पायलट को साथ में ला रही है। लेकिन इन सबके पीछे सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है कांग्रेस की पीआर टीम साहब, जिसने भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन डिजाइन किया। राहुल गांधी को संसद में क्या बोलना है ये पीआर ही डिसाइड करती है, वही भाषण लिखती है। बीजेपी ने जो राहुल गांधी का पप्पू वाला परसेप्शन बनाया था उसे अब कांग्रेस के पीआर ने खत्म कर दिया है और इस पीआर में एक ईगल टीम भी वर्क करती है। यहां पर ईगल का मतलब होता है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स। ये टीम देश में होने वाले चुनावों के परिणाम और वोटर लिस्ट का विश्लेषण करती है और इस संबंध में रिपोर्ट बनाकर हाई कमान को फॉरवर्ड करती है कि पार्टी चुनाव में कहां पर लैग कर रही है, उसे अगले चुनाव में कैसे ठीक करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अभी जिस वोट चोरी के मुद्दे ने पूरे देश में हलचल मचा रखी है, उसके पीछे की रणनीति पर भी इसी टीम ने वर्क किया है। तो इस पीआर की वर्क ने राहुल गांधी की इमेज तो ठीक कर दी है, लेकिन क्या अब राहुल विपक्ष के लिए फायदेमंद होंगे? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। 7 अगस्त राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और देश की राजनीति में जैसे भूचाल सा आ जाता है। इधर राहुल गांधी ने ईसीआई पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया, उधर विपक्षी यानी कि इंडिया ब्लॉक की बिखरी पार्टियां एकजुट होने लगी। यहां तक कि इस गठबंधन से अलग हो चुकी आम आदमी पार्टी भी राहुल के समर्थन में खड़ी हो जाती हैं। और साहब इसके अलावा अखिलेश की समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, लालू यादव की आरजेडी सहित सभी अलायंस पार्टनर राहुल गांधी के साथ नजर आने लगे। फिर 8 अगस्त को राहुल ने डिनर डिप्लोमेसी का गेम भी खेला, जिसका नतीजा यह रहा कि 50 से ज्यादा सीनियर विपक्षी लीडर एक छत के नीचे मिलते हैं, जिसको पूरे देश में विपक्ष एकता के रूप में देखा गया। और उसका सीधा असर सिर्फ 3 दिन बाद यानी 11 अगस्त को ही देखने को मिल जाता है। सारा विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। अब जरा सोचिए, जो पार्टियां पहले राहुल गांधी को लीडर मानने में हिचकिचाती थी, वही पार्टियां अब विपक्ष का चेहरा मानने लगी हैं। राहुल के वोट चोरी वाले मुद्दे ने पूरे देश में सरकार और ईसीआई के खिलाफ एक नैरेटिव भी सेट किया है, जो विपक्ष के लिए आने वाले चुनाव में शायद गेम चेंजर हो सकता है। खैर, अब राहुल गांधी तो सरकार के खिलाफ जनता में एक नैरेटिव सेट करते तो दिख रहे हैं, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर वो कितना असरदार हो रहे हैं ये भी जान लेते हैं। दरअसल साहब राहुल गांधी आजकल बहुत ही अग्रेसिव मोड में सरकार पर अटैक करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में जब मानसून सेशन के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही थी, तब राहुल अचानक खड़े हुए और सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया। मोदी जी, हमारे एयरफोर्स को पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने से क्यों रोका गया? ये सुनकर जो है सदन भी सन में रह गया था। और फिर राहुल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, चाइना और तुर्की ने ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट किया, तो दुनिया के मंच पर पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया? विदेश मंत्रालय क्यों फेल हुआ? राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा, ट्रंप ने धमकी देकर सीज फायर कराया, लेकिन मोदी जी अब तक चुप हैं। और आखिर में राहुल गांधी ने सीधा प्रधानमंत्री को ललकारते हुए कहा कि अगर इंदिरा गांधी की 10% भी आप में हिम्मत है तो मोदी सदन में खड़े होकर कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। हालांकि राहुल के इन सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि भारत की सेनाओं को पूरी तरीके से आजादी दी गई थी, हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, हमें किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की और ना ही हम किसी के दबाव में आए थे।
लेकिन ये कितना सच है, इसका अनुमान आप भारत के सेना प्रमुख से जुड़े मामलों के अधिकारी कैप्टन शिव कुमार के उस बयान से लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि युद्ध के स्टार्टिंग फेज में पॉलिटिकल लीडरशिप ने पाकिस्तानी आर्मी बेस पर हमला नहीं करने के निर्देश दिए। वहीं राहुल ने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल नहीं पूछा, बल्कि इसके अलावा सदन में जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया गया, जिसे सरकार को मानना ही पड़ा। अब अपने उस आखिरी सवाल का जवाब देखते हैं जिसको हमने वीडियो के शुरू में आपसे पूछा था कि मां के प्रधानमंत्री बनने की बात पर रोने वाले राहुल गांधी खुद क्यों प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं भला। दरअसल साल 2004 में कांग्रेस सत्ता में लौटी तो सबको लग रहा था कि भाई सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन अचानक से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। और यहीं से शुरू होती है एक विवादित कहानी। लेकिन इस विवाद को नई हवा तब मिल गई जब पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में दावा किया कि सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात पर राहुल गांधी रो पड़े। राहुल सोच रहे थे कि अगर मां प्रधानमंत्री बनी तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। यह उनका भावनात्मक डिसीजन था, क्योंकि गांधी परिवार ऑलरेडी इंदिरा और राजीव गांधी की हत्या देख चुका था। हालांकि कांग्रेस इन दावों को खारिज करती है। पार्टी का कहना है साहब कि सोनिया गांधी का पीएम ना बनना उनका पर्सनल और पॉलिटिकल समझ से लिया गया फैसला था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। तब जो राहुल गांधी नए नए राजनीति में आए थे, यानी बिल्कुल फ्रेशर थे, अब लीडर ऑफ ओपोजिशन बन चुके हैं और अब एक तबका उन्हें पीएम के रूप में देख रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने यह कभी नहीं कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स में एक्टिवनेस साफ बता रही साहब कि वो कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं। और अगर कांग्रेस 180 से ज्यादा सीटें लाती है तो स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के पद पर दावेदार होंगे। यानी 2004 में रोने वाले राहुल अब एक एम्बिशियस नेता बन चुके हैं। उनकी सीधी लड़ाई अब प्रधानमंत्री मोदी से है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी इंडिया के पीएम बन सकते हैं या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।